समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में मदन नाम का एक गरीब इंसान अपनी पत्नी और एक बूढ़े पिता के साथ रहता था। मदन बहुत ही तेज और नेक दिल का था। उसके पास एक अनमोल रतन थी जो कि उसका बुद्धि था। बिंदिया, तुम पिताजी का ध्यान रखना, उनको दवाई समय से खिला देना। मैं जरा गांव से घूम कर आता हूँ। इतना कहकर मदन गांव में घूमने चला जाता है। आज पता नहीं उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लगता है कुछ अनहोनी जैसा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपस में लड़ने वाला हो। अरे भैया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज फैसला हो ही जाए कि इस घर में आप रहोगे या फिर मैं। उतना दिन से आपका नाटक देख रहा हूं, लेकिन अब नहीं। इस बार सारा जमीन जायदाद अपने नाम करके ही रहूंगा, क्योंकि मां के मरने से पहले मैं और मेरी पत्नी दिन रात सेवा किए हैं। इसका फल तो लेकर ही रहूंगा। ये क्या बोल रहे हो छोटे? जमीन जायदाद के लिए तुम मुझसे बगावत कर रहे हो अपने बड़े भाई से। तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई? पहले हम दोनों में कितना प्यार रहता था, लेकिन जब से मां का देहांत हुआ है तब से मैं तुझे बदला बदला सा देख रहा हूं। मुझे फिर से वही भाई चाहिए जो मुझे खूब प्यार करे, भैया भैया पुकारे। ये क्या भैया, आप वही पहले के यादों में जी रहे हो, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि असल जीवन में इसका कोई मोल नहीं। अगर जेब में पैसे हो तो आप जैसे भाई भी सलाम करते हैं, लेकिन वही पैसे ना हो तो गली के कुत्ते भी भौंकने को दौड़ जाते हैं। इसलिए आज जो हो जाए, आपको मारना भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं जमीन जायदाद अपने नाम करके ही मानूंगा, क्योंकि इसी के लिए मैं और मेरी पत्नी खूब सेवा किए हैं। वाह रे मेरे छोटे भाई, वाह! क्या बात कही है। इस जमीन घर के लिए तुम अपने भाई पर हाथ उठाओगे? हे भगवान, ये आप मुझे कैसा दिन दिखा रहे हैं। ठीक है मुन्ना, तुम अपना ये भी सपना पूरा कर लो। मारो मुझे, अगर मैं एक शब्द भी तुमको कुछ बोला तो धिक्कार है मुझ पर। सुनो ना छोटे भाई, मारो मुझे, मैं इसी के लायक हूं। दोनों भाई आपस में लड़ ही रहे थे, तभी वहां मदन आ जाता है और उनको ये सब करने से रोकने लगता है। अरे राजू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी मुन्ना तो नादान है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप इससे मुंह क्यों लगा रहे हैं? सुनो मदन, तुम मेरे बीच मत आओ, और हां, भगवान के लिए यहां तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। तुम्हारा ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। तुम तेज बुद्धि का हो, अपने लिए और गांव वालों के लिए। मेरे परिवार के बीच आने की कोशिश मत करना। मैं और भैया अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। नहीं नहीं मुन्ना, अब मदन ही इस समस्या का समाधान करेगा। मदन मुन्ना चाहता है कि मैं इस घर से चला जाऊं, क्योंकि इसने मां का सेवा किया। अब तुम बताओ कि सिर्फ सेवा करने से सारा चीज इसका हो जाएगा क्या? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? अरे नहीं नहीं राजू भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर से नहीं जा सकते। अरे क्या मुन्ना, अगर तुम ही अपने भाई से ऐसे लड़ोगे तो हमारा गांव धीरे धीरे बदनाम हो जाएगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिसके पास पैसा होता है वही असली बादशाह होता है? और रही बात सेवा की, तो तुम पराय औरत की थोड़ी ना सेवा किए हो। वो तो तुम्हारी खुद की मां थी, जो तुम्हें अपने पेट में 9 महीने अपनी खून से सिंच कर रखा और तुम्हें इस प्यारी दुनिया में जन्म दिया। और तुम इसी सेवा के लिए अपने पिता समान भाई से बगावत कर रहे हो। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारा भाई राजू तुम्हें अपनी एक किरनी देकर बचाया था। अगर उस दिन राजू भैया अपनी किरनी नहीं दिए होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। तुम्हें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान जैसा भाई तुम्हारे पास है। मदन की ऐसी बात सुनकर मुन्ना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और राजू की सच्चाई सुनकर मुन्ना अपने भाई से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के बातों में आ गया था। उसी ने मुझे जमीन जायदाद के लिए आपसे बगावत करने के लिए बोली थी। मदन भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। चलो भैया, आज के बाद मैं उस आग लगाने वाली औरत को घर में नहीं रहने दूंगा। उसी ने हम दोनों भाई में फुट डाली है। अरे नहीं मुन्ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें मरी कसम है। मेरा भाई गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया, मेरे लिए इतना काफी है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद मदन।
ऐसे ही तुम अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना और हर इंसान की मदद करना देखना, भगवान तुमको भी खुश रखेंगे। तो इस तरह मदन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता था और हर किसी की मदद करता था। आज उसने 2 भाई को अलग होने बचाया था। मदन लोगों की मदद करके बहुत खुश होता। एक दिन उसके घर बहुत बड़ा व्यापारी निराश हताश होकर मदन के पास आता है। उसको देखकर मदन समझ जाता है कि सेठ परेशान है। सेठ के बोलने से पहले ही मदन बोलता है, अरे ये क्या सेठ जी, आप इतना उदास और मेरी घर क्यों आए हैं? क्या बात है? कहीं आपको भी कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ मदन, मैं बहुत परेशान हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता था, जब मेरा बेटा साथ था। लेकिन जब से बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर गया है, तब से मेरा धंधा में इतना घाटा चल रहा है कि नौकरों को भी पैसा घर से देना पड़ रहा है। मुझे गांव वालों से पता चला था कि तुम हर किसी की समस्या का समाधान करते हो। मेरी भी कर दो मदन, मैं तुम्हें पूरे 50 सोने के सिक्के दूंगा। देखिए सेठ जी, मैं पैसों के लिए काम तो नहीं करता हूं, लेकिन पिछले 1 महीनों से मेरे पिताजी का तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा और उनके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। और अगर आप इतना प्यार से दे रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। देखिए सेठ जी, आपका धंधा इतना घाटा में क्यों चल रहा है? इसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि खुद आप है। अगर मैं जैसा कहूं और आप वैसा करें तो आपका धंधा फिर से पहले की तरह चल उठेगा। लेकिन खैर, आपसे नहीं होगा। तुम मुझे उपाय तो बताओ मदन। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने धंधा को बढ़ाने के लिए वो सब करूंगा जो तुम मुझे कहोगे। सिर्फ एक बार मेरा धंधा पहले की तरह चल उठे, फिर देखना तुम्हें भी माला माल कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा मैं कहता हूं आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुने। मैं जानता हूं कि आप रोज 10 बजे सोकर उठते हो, लेकिन कल से आपको रोज 5 बजे उठना है और अपने गौशाला में और अपने खेतों में घूमना है। अगर आप इसे 5 दिनों तक करके देखेंगे तो मैं यह गारंटी लेता हूं कि आपके धंधे में कहां खराबी चल रहा है आपको पता चल जाएगा। सेठ मदन को धन्यवाद करता है और फटाक से अपने घर लौट जाता है। उसे अपने धंधा को बढ़ाना बहुत जल्दी था। वह सोच रहा था कि कब रात हो और कब सुबह, ताकि वह उठकर खेत गौशाला में जाए। अब जल्दी से रात हो और मैं सुबह सुबह उठकर अपने खेत में जाकर देखूं कि आखिर क्या हो रहा है। शाम हो जाती है और सेठ सोने चला जाता है। सेठ सोते सोते यही सोच रहा था कि जल्दी से सुबह हो। यही सोचते सोचते रात के 12 बज जाते हैं और सेठ की आंख अभी खुली ही थी। सुबह हो जाती है और सेठ अभी खर्राटा मारकर सो ही रहा था। रात को देर तक जागने की वजह से नींद कारा लग जाती है। सुबह के 10 बज जाते हैं और सेठ की नींद खुलती है। वो जब घड़ी पर नजर देता है तो उसका आंख वहीं टिका रह जाता है। अरे बाप रे, 10 बज गए। आज का सुबह तो निकल गया। अब मैं मदन को क्या जवाब दूंगा? अच्छा कोई बात नहीं, कल मैं पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा। सेठ अपने आप से यह वादा करता है कि आज नहीं तो क्या, कल वो जरूर 5 बजे उठेगा। रात हो जाती है और फिर से सेठ सोने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कल कैसे भी करके सुबह उठना है। लेकिन आज फिर उसे देर से सोने के कारण सुबह नींद लग जाती है। जिसके नियत में ही सोना लिखा है, वो कितना भी देर रात तक सुबह होने का इंतजार करे, उसे सुबह होते होते नींद लग ही जाती है। 10 बज जाते हैं और उसकी नींद खुलती है। अरे बाप रे, फिर से मुझे देर हो गई बेटा। सेठ मदन ठीक बोल रहा है। मैं अपना धंधा खुद ही चौपट कर रहा हूँ। अगर कल 5 बजे नहीं उठा तो मुझ पर धिक्कार है। एक काम करता हूँ, एक नौकर रख लेता हूँ और उसे कुछ पैसे दे दूंगा। जब सुबह होगी तो मुझे उठा देगा। मतलब सेठ की तो हद हो गई। खुद सुबह नहीं उठ सकता तो उठाने के लिए नौकर रखने की बात करता है। अच्छा चलो, ये भी देख लेता हूँ कि नौकर उसे उठाता है या नहीं।
फिर से रात हो जाती है और खुद सेठ सो जाता है और नौकर को कहता है उस पर निगरानी रखने को। लेकिन नौकर भी तो इंसान है, वो सेठ की बात को हाँ तो कह देता है, लेकिन जब नींद आती है तो वो भी सो जाता है। अब कल सेठ का रिएक्शन देखते हैं। सुबह हो जाती है और सेठ खर्राटा मारकर आज भी सो ही रहा था। नौकर उसे उठाने की बजाय खुद भी नहीं उठ पा रहा था। फिर से 10 बज जाते और सेठ गुस्से से उठता है। अरे ओ कमबख्त, तुम सोता ही रहेगा या फिर उठेगा भी? देखो तो 10 बज चुके हैं। तुम्हें पैसे किस लिए दिया था रात भर जागने के लिए और मुझे सुबह 5 बजे उठाने के लिए? लेकिन तुम तो खुद सो गए। हे भगवान, ये मेरी नींद आखिर क्यों नहीं खुल रही है क्या? मैं खुद अपने धंधे का दुश्मन हूँ। लेकिन अब नहीं, कल मैं पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा। रात हो जाती है और इस बार सेठ पहले ही सो जाता है ताकि उसे सुबह नींद जल्दी खुल जाए। सुबह के 5 बज जाते हैं और इस बार उसकी नींद खुल जाती है। सेठ बिना देर किए घर से निकल जाता है और मदन के कहे अनुसार सबसे पहले अपने गौशाला में जाता है। सेठ गौशाला में जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसका नौकर दूध में पानी मिलवाट कर रहा है। ये देखकर सेठ की तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। अरे ओ सुरेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूध में पानी मिलावट करने की? तुम्हारे वजह से ही मेरा दूध का धंधा चौपट हो गया है। और अगर आज मैं मदन के कहे अनुसार यहाँ नहीं आता तो तुम्हारी असली चेहरा मेरे सामने नहीं आती। आज के बाद से तुम यहाँ नजर भी आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ को यह सब देखकर बहुत ही दुख पहुंचता है और वो फिर अपने खेतों में यह देखने चला जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। खेत में पहुंचते ही देखता है कि दोनों मजदूर कुदाल चलाने की बजाय दोनों आपस में जुबान चला रहे हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों को खेत जोतने के लिए रखा है या फिर आपस में बहस करने के लिए? 1 महीना हो गया और तुम लोग 5 कट्ठा जमीन नहीं जोत पाए हो। मेरा विश्वास का यही सिला दिए हो तुम लोग। अगर मैं मदन से मदद नहीं लेता और कभी यहाँ नहीं आता तो तुम लोगों का असली चेहरा और मेरा धंधा का असली राज कभी पता ही नहीं चलता। इसी के वजह से मेरा सारा साम्राज्य खत्म हो रहा है। लेकिन अब नहीं, आज के बाद इस खेत में तो क्या इस गांव में भी नजर मत आना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। सेठ को अब अपने नौकरों पर से पूरा विश्वास उठ गया था, क्योंकि उनको जो काम के लिए सेठ ने रखा था उनमें वो गद्दारी कर रहे थे। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर उस दिन मैं मदन को अपनी समस्या नहीं बताता तो पता नहीं ये लोग मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ते। लेकिन अब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मदन काफी तेज है, आज उसकी बुद्धि के कारण अपने बिजनेस को बचाया। चलो अब मदन को शुक्रिया अदा करता हूँ। मदन की सूझबूझ से सेठ अपने धंधा को फिर से बचा लिया। सेठ वादा के मुताबिक 50 सोने के सिक्के लेकर मदन घर जाने लगता है। अरे वाह मदन, आज तुम्हारी वजह से मेरे धंधा में जो घोटाला हो रहा था उसका पर्दाफाश हुआ। ये लो मदन, मैं अपने वादे के मुताबिक 50 सोने के सिक्के लाया हूँ। तुम इसे स्वीकार करो और ऐसे ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आज आपको पता नहीं होगा कि मुझे पैसों की कितना सख्त जरूरत था। मेरे पिताजी काफी दिनों से बीमार हैं। उनकी इलाज में डॉक्टर पैसे का डिमांड कर रहे थे। अब देखना, मैं अपने पिताजी को इस पैसे से ठीक करा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मदन, तुम मुझे धन्यवाद मत करो। धन्यवाद तो मुझे तुमको करना चाहिए। कई सालों से ये लोग घोटाला कर रहे थे और तुम एक झटके में पता कर लिए। भगवान कसम, तुम्हारी बुद्धि की तो दाग देनी होगी। मदन, एक काम करो, तुम इतना तेज हो, क्यों ना तुम एक दुकान खोल लेते हो और उसका नाम होगा बुद्धि का दुकान। अगर तुम बुद्धि का दुकान खोल लेते हो तो गांव में जितने भी परेशान लोग होंगे वो तुमसे राय लेने आएंगे, क्योंकि न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर तुम उनकी मदद करोगे तो पैसे भी अच्छे कमाओगे और हमारा गांव समस्या मुक्त गांव भी बन जाएगा।
ये आइडिया आपकी तो काफी अच्छा है सेठ जी, लेकिन दुकान खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो ऐसे ही परेशान हूं। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो मदन। तुम मेरी इतनी मदद किए हो, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुद्धि का दुकान खोल कर दूंगा। तुम बस उसमें बैठकर लोगों की मदद करना और पैसे भी कमाना। मदन सेठ की बात सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि दुकान लगाने में पैसे बाधा बन रहे थे और सेठ ने उसे दूर कर दिया। कुछ दिनों में ही सेठ ने मदन को एक दुकान दे देता है और उस दुकान के बोर्ड पर लिखवा देता है, बुद्धि की दुकान। मदन बहुत खुश था, क्योंकि उसे लोगों की मदद करने का मौका मिला था। वाह भगवान, वाह, क्या आपने रचना रची है। मुझे इतना ज्ञान देकर आपने बहुत अच्छा किया। इसकी मदद से मैं लोगों की मदद करूंगा और देखना, धीरे धीरे मेरे गांव में लोग समस्या से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे लोगों को पता चलती है कि मदन बुद्धि का दुकान खोला है। लोग उसके दुकान जुटने लगते हैं। मदन भी सबकी समस्या का समाधान अच्छे से करता है और देखते ही देखते उसके दुकान पूरा गांव शहर में मशहूर हो जाता है। लोग दूर दूर से अपनी समस्या लेकर उसके पास आते और मदन उसे बिना संकोच के मदद करता। और जो लोग अमीर होते वो मदन को कुछ पैसे भी देते। तो इस तरह से मदन अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपना दुकान जमा लिया और धीरे उसकी सारी गरीबी भाग जाती है। अगर मदन के जैसा हर इंसान अपनी नेक दिल और ईमानदारी से कोई काम करे तो अपने जीवन में आसानी से सफल हो सकता है। पीछे से सेठ मदन को खुश देख वो भी बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद।